दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज़ यामिनी एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन विद यामिनी चैनल। जैसा कि आप सभी ने मेरा थंबनेल देखा कि हम पॉलिटी एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मेरा मकसद रहेगा, अगर आप यूपीएससी, सीएससी, पीसीएस जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप एक वर्किंग मैन हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, तो इन तीनों में से अगर आपकी कोई भी कंडीशन है तो आपके लिए मेरा ये चैनल बेस्ट होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एंड स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट, अगर आप एक हिंदी मीडियम के छात्र छात्रा हैं या फिर आपने अपनी एजुकेशन हिंदी मीडियम से कंप्लीट की है और आपको मटेरियल नहीं मिल रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो भी आपके लिए मेरी ये क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि जो मेरी क्लास रहेगी पॉलिटी की, ये प्योरली हिंदी, नॉट वेरी प्योरली बट हाँ, इसमें से जो मेरा माध्यम रहेगा वो रहेगा हिंदी माध्यम, जिसे आप बखूबी समझ सकते हैं अच्छे से। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी में पहले कितने कितने चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो हमारे इसमें टोटल 8 चैप्टर रहेंगे क्लास 6 की पॉलिटी की एनसीईआरटी में, जिसमें से जो मेरा पहला चैप्टर रहेगा आपको पढ़ाने वाला वो रहेगा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हम यहाँ जानेंगे कि आखिरकार डाइवर्सिटी क्या होती है। सेकंड हम जानेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, एंड थर्ड हम जानेंगे व्हाट इज गवर्नमेंट, फोर्थ पंचायती राज, फिफ्थ इज रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्स्थ इज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर 7 इज रूरल लिवलीहुड, चैप्टर 8 इज अर्बन लिवलीहुड। ओके, सो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से आपको कि हम क्लास 6 की एनसीईआरटीज में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार होती क्या है। इसमें हम जानेंगे कि ग्रामीण और शहरी जीवन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि प्रशासन, ये चलता कैसे है और यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए कौन सा एग्रीकल्चर यानी कि व्यवसाय करते हैं। ठीक है, मैं प्योरली हिंदी तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि हम अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश का एक पेपर तो होता ही होता है जो हमको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश से भी फोकस कीजिए। ठीक है, दोनों ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं अपना पहला चैप्टर जो कि है डाइवर्सिटी। पर ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप लोग अपने साथ में एक पेन और एक नोटबुक, इसके साथ में एक पानी की बोतल, चाहे मेरी क्लास हो या फिर किसी और की क्लास हो, ये 3 चीज़ें तो आपके पास में होनी ही चाहिए। कॉपी पेन अगर आपके पास में रहेगी तो आप स्पेसिफिक जितने भी इम्पॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो बना सकते हैं, जो कि मेंस हो या प्रीलिम्स हो, दोनों में ही बहुत काम आता है। ठीक है, और एनसीईआरटीज को तो मैं जोर देके बोलूँगी कि इसको कवर कीजिए ही कीजिए। गवर्नमेंट एग्जाम में विदाउट एनसीईआरटीज आप सोच भी नहीं सकते कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। 100% है, चाहे आप मुझसे या किसी भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी अगर जाके पूछेंगे तो वो भी आपको यही बोलेंगे कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट योर एनसीईआरटीज, यानी कि अपनी एनसीईआरटीज पहले कंप्लीट करो एंड देन यू कैन रीड अ लॉट ऑफ हैवी बुक्स। ठीक है, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो आप एनसीईआरटीज कंप्लीट करने के बाद ही पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटीज आपका बेसिक है। जिस तरीके से एक बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो वो बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बोलता है, पहले वो टूटे फूटे सेंटेंस, टूटे फूटे वर्ड बोलता है, एंड आफ्टर दैट वो स्टार्ट करता है बड़े बड़े सेंटेंस बनाना, बड़े बड़े वाक्य बनाना। तो एनसीईआरटी भी उन शब्दों का, उन टूटे फूटे शब्दों का ही यहाँ बनाने का काम करती है, जो कि आपको आपके स्टैंडर्ड्स बुक तक लेके जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे
कि डाइवर्सिटी आखिरकार होती क्या है। हमारे भारत में 28 स्टेट्स हैं, जिसमें से 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, और इनमें हम देखते हैं कि भारत में हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, इसमें अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, इसमें विभिन्न धर्मों का पालन किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ में ही क्लाइमेट देखते हैं हम, मौसम कहीं ठंडा तो कहीं गर्म। हमारे आसपास में ही डाइवर्सिटी है। मैं ये मान के चलती हूँ गाइस कि आप क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट हैं जिसको डाइवर्सिटी नहीं पता है। आई नो कि आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एनसीईआरटीज पढ़ चुकी होगी, वो फिर से पढ़ना चाहते होंगे अपनी मेमोरी को साफ करने के लिए, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लगता है कि मैं तो कर ही लूँगी, पर थोड़ा सा मुझे और सीखने की इम्पोर्टेंस है। तो उन दोनों के लिए ये क्लासेस है। और साथ साथ में पर मेरा ये मानना है कि मैं जो मेरी क्लासेस रहेंगी, मैं वो ये मान के चलूँगी कि आप एकदम बिगनर हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कितने क्वालिफाइंग हैं, आपने कितना पढ़ लिया है, आई डोंट नो। मुझे इतना पता है कि आप बिगनर हैं। ठीक है, क्योंकि आप में से 100 में से मैक्सिमम 60 लोग ऐसे होंगे जो बिगनर होंगे, और जो बच्चे 40% हैं, ठीक है, वो पहले ये सब चीज़ें पढ़ चुके होंगे। तो ये सभी के लिए है। अब हम जानते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से कि डाइवर्सिटी क्या होती है। आज से 100 से 200 वर्ष पहले की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम ट्रैवलिंग के लिए क्या होता था। आपकी नॉर्मल सी आपके जो एकदम नॉर्मल से होते थे घोड़े, ऊंट, ठीक है, और जहाज यानी कि शिप। और आज के दिन में अगर हम उनको देखते हैं तो हमको लगता है कि अचानक से ये कितनी अच्छी चीज़ हमारे सामने से है। ऊंट देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, घोड़ा देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, ऊंट देखते हैं तो खुश होते हैं, और इसके साथ साथ में फोटो क्लिक करते हैं साथ में। ठीक है, पर उस टाइम रेल नहीं होती थी, बस नहीं होती थी, कार नहीं होती थी। तो उस समय आप सोच सकते हैं कि ट्रैवलिंग करना कितना मुश्किल होता होगा। ओके, तो ये भी अपने आप में डाइवर्सिटी को बताता है कि किस तरीके से एक के बाद एक करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो कल्चर है, सोसाइटी है, ये डाइवर्स होती जाती है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं हमारे इंडिया के ईस्ट एंड साउथ पार्ट के बारे में। ईस्ट साइड में जहाँ पे लद्दाख है, ठीक है, यहाँ पे हमारा लद्दाख है। एल से मैं इसको दिखाती हूँ, ये एल से लद्दाख है। ठीक है, और नीचे हम जाएंगे, ये हमारा साउथ पॉइंट। तो लद्दाख के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। ये एक हिमालयन इलाका है, बहुत ठंड रहती है। ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, अब रेगिस्तान जो है ये जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। ठीक है, अब लद्दाख को यहाँ बताया गया है कि भाई ये एक मरुस्थलीय इलाका है और इसीलिए यहाँ पे खेती संभव नहीं होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। सिंपल सी बात है कि अगर बारिश नहीं होगी तो वो इलाका सूखेगा ही, और हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। यहाँ बर्फ भी बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ के लोग जो पीने के पानी के लिए इन ढके हुए बर्फ की चट्टान जैसे जो बर्फ होती है इनकी पिघलने का वेट करते हैं। जैसे ही ये पानी पिघलता है और ये उसी पानी का यहाँ पे यूज़ करते हैं पीने के लिए, चाहे और भी किसी जीवन के जितने भी काम होते हैं इनके सुबह से शाम तक ये इसी पानी पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ के लोग इसके अलावा जो एग्रीकल्चर में क्या काम करते हैं। तो एक खास किस्म की बकरी होती है जिसे ये पालते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए, जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है। और यह ऊन जो होता है बहुत कीमती होता है, इसीलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं।
अब लद्दाख के लोग क्या करते हैं कि इस ऊन को इकट्ठा करते हैं और इसको इकट्ठा करके कश्मीर में इन्हें दे देते हैं और कश्मीर के लोग इन शॉलों को बुनते हैं। कोई भी छोटा हो या बड़ा एग्जाम हो, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। एनसीईआरटी में जिस तरीके से बहुत सिंपल लैंग्वेजेस, सिंपल भाषा में बातें बताई गई हैं, इसका एकदम उल्टा होने वाला है पेपर में। ठीक है, चीज़ें सब यही होंगी जो हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी में, पर इससे क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका होता है एग्जामिनर का, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। क्योंकि मैंने भी खुद प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया है और मुझे एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटीज़ को एकदम बारीकी से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ के लोग क्या करते हैं, इसके अलावा दूध से बने पदार्थ बेच देते हैं। ठीक है, रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे आने के लिए लोग आकर्षित नहीं हुए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डेजर्ट है तो यहाँ पे लोग नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर आते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान भी रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ फेमस है केसर सागा तिब्बत का एक फेमस ग्रंथ है जो कि लद्दाख में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे दिखाया गया है कि पश्मीना बुनती हुई ये क्या हैं, औरतें हैं। ठीक है, छोटा सा आपको मेमोराइज करने के लिए, लद्दाख में लोग ऊन निकालते थे, जबकि कश्मीर में उसको बेच देते थे ताकि वहाँ के लोग उससे साले बना सके। अब हमने ये जो जितना कुछ पढ़ा अभी लद्दाख के बारे में, ये पढ़ा हमने ईस्ट साइड ऑफ कंट्री, ईस्ट साइड के बारे में पढ़ा जो हमारे भारत के ईस्ट साइड में है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में कैसा एग्रीकल्चर है, वहाँ का कैसा मौसम है, वहाँ फेमस कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आइए जानते हैं। हम केरल के एग्जाम्पल से इसे जानेंगे। हम जानते हैं कि केरल एक साउथ पार्ट में रहने वाला स्टेट है जो कि आधा समुद्र से घिरा हुआ है। केरल दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले होते हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची होते हैं। इस मसाले के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक बना। हम हिस्ट्री में देखते हैं, ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी आप वहाँ पढ़ लेंगे कि जो साउथ पार्ट ऑफ इंडिया का जो केरल है ये अपने मसालों के लिए, स्पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। अब ये माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन, संत थॉमस 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म का श्रेय, जो भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है संत थॉमस को। इसे नोट डाउन कीजिए। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत बड़ी इज्जत थी। ठीक है, इसके अलावा वास्को डी गामा, ओके, इसके अलावा जो वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्म का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी,
इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनावला कहते हैं। चीनावला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वेश्चन बन जाता है आराम से। चीनावला क्या होता है, आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज चीनावला, ठीक है। तो वहाँ आपसे 4 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे कि ये एक गाना है, ये एक कंट्री है, ये एक फूड है, या फिर ये एक मछली पकड़ने वाला जाल का नाम है। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए कहती हूँ कि एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। हम देखते हैं कि जब चीन के लोग यहाँ आए होंगे केरल में तो उनका कितना इफेक्ट पड़ा है यहाँ पे कि उन्हीं के नाम से यहाँ की जो चीज़ें हैं उनका नाम रख दिया गया है। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, ठीक है। ये एक चित्र है जिसमें आपको केरल में मनाए जाने वाले ओणम त्योहार जिसमें लोग नाव में बैठ के सफ़र कर रहे हैं, ये एक चित्र एनसीईआरटी में दिया गया है। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे ब्रीफली बिल्कुल नहीं दिया गया है, एक छोटी सी आपको जिस्ट की जैसी कहानी बता दी गई है, जो कि मैं आपको खुद अपने शब्दों में बता देती हूँ। एक बार क्या हुआ कि पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग था, ठीक है। जलियांवाला बाग एक पार्क का नाम है। जब मैं खुद छोटी थी तो जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि आखिरकार ये जलियांवाला बाग है क्या, किसी कंट्री का नाम है या फिर किसी शहर का नाम है? ऐसा नहीं है। जब मैंने पढ़ा इसके बारे में थोड़ी बड़ी हुई तब पता चला कि भाई ये एक पंजाब में एक अमृतसर है जहाँ पे एक पार्क का नाम है जलियांवाला बाग। यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे कुछ लोग संबोधित कर रहे थे अपने भारत के बारे में, एकता के बारे में, अखंडता के बारे में। अब जो जनरल डायर था, इसमें जनरल डायर था, उसको ये सब बातें हजम नहीं हो रही थी। तो वो गया मुड़ के, उसने सब चीज़ें देखी और या फिर उसके जो सैनिक थे उन्होंने जनरल डायर को बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है अमृतसर में, जो जलियांवाला बाग है वहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं और वो लोग हमारे लिए बहुत ही घटिया बातें कर रहे हैं। तो जनरल डायर को ये सब बातें अच्छी नहीं लगी। तुरंत ही वो अपने 100 की सेना में सैनिकों को लेके गया वहाँ पे और उनके हाथ में बहुत सारी बंदूकें थी। उस जलियांवाला बाग, उस पार्क का रास्ता सिर्फ एक ही था, जाने वाला आने वाला। दिक्कत ये हुई कि जनरल डायर ने उसी एक रास्ते को घेर लिया और बिना कुछ सोचे समझे उन निहत्थे लोगों में, जिनमें बुजुर्ग थे, बच्चे थे, अपाहिज लोग थे, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ा, सबके ऊपर धड़ाधड़ गोलियों की बौछार कर दी। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप वहाँ होते, उनमें से एक होते, तो आप उस टाइम किस तरीके से डरते, आपकी उस टाइम हालत क्या होती, कंडीशन क्या होती। तो इसीलिए वहाँ के लोग, वहाँ पे कुआं बना हुआ था, उस कुएं में पानी नहीं था और एक के बाद एक करते करते बहुत से लोग उसमें कूद पड़े। ऐसे ही करते करते एक के ऊपर एक जब कूदे तो वैसे भी लोगों की जान गई। साथ साथ में सैनिकों ने धड़ाधड़ करके गोलियां बिछाई, जिससे कि वैसे भी उनकी जान चली गई। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।